शादी में आई चुड़ैल। अन्नपुर नाम के एक गांव में शादी चल रही होती है। वाह, मजा आ गया फूफा जी। शादी में क्या खाना बना है, बाराती तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। हाँ, तुमने सही कहा, पनीर की सब्जी का तो कोई जवाब ही नहीं। दूसरी तरफ पंडित जी फेरों की तैयारी कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ एक चुड़ैल आ जाती है। अरे मर गया रे, ये चुड़ैल यहाँ क्या कर रही है? अरे दिवाकर जी, ये आपकी कौन सी रिश्तेदार है? अरे मुझे क्या पता, क्या भाग्यवान, कहीं ये तुम्हारे मायके से तो नहीं आई है। तुम लोगों की इस गांव में बारात लाने की हिम्मत कैसे हुई? मेरे रहते इस गांव में किसी की शादी नहीं हो सकती। अब तुम लोग देखो मैं क्या करती हूँ। अरे मर गया रे, मैंने सुना है ये जबान की पक्की है। भागो रे भागो, वरना ये चुड़ैल किसी को नहीं छोड़ेगी। हाँ, तुम सही कहते हो मोहन भाई, यहाँ से भाग लेने में ही हम सबकी भलाई है। देखते ही देखते शादी के मंडप में भगदड़ मच जाती है और चुड़ैल सब कुछ उजाड़ कर रख देती है। फिर एक दिन मोहन की शादी तय हो जाती है। अरे भाई, अगले हफ्ते मेरी शादी तय हो गई है, लेकिन इस चुड़ैल की दहशत के मारे तो मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं। अरे मोहन, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुम अपने साथ साथ हम सब गांव वालों को भी बलि का बकरा बनाना चाहते हो? उस चुड़ैल के रहते तुमने अपनी शादी के बारे में सोच भी कैसे लिया? देखो गोपाल, डर तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन उस चुड़ैल के डर से मैं जिंदगी भर कुंवारा तो नहीं रह सकता। तभी वहाँ मोहन के होने वाले ससुर आ जाते हैं। अरे ससुर जी आप? देखो, अब तक मैं तुम्हारा ससुर बना नहीं हूँ और शायद बनूंगा भी नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने तो शादी का कोड भी सिलवा लिया है। मैं अपनी बेटी की शादी किसी अच्छे गांव में कराना चाहता हूँ। तुम्हारा गांव तो भूतिया गांव है। मैं तो क्या, अब तो कोई भी अपनी लड़की इस गांव वालों को नहीं देगा। इस तरह चुड़ैल के डर से उस गांव में किसी की भी शादी नहीं हो पाती। फिर एक दिन गांव के जमींदार अपनी बेटी की शादी करने का विचार करते हैं, लेकिन चुड़ैल के डर से उनकी भी हिम्मत जवाब दे देती है। अगर मेरी बेटी की शादी तय समय से नहीं हुई तो मेरी नाक कट जाएगी। मुझे कुछ करना ही होगा। एक सलाहकार के कहने पर जमींदार काशी से एक बहुत ही नामी तांत्रिक को अपने घर बुलवाते हैं, जो भूत चुड़ैल को पकड़ने में माहिर माना जाता था। जमींदार साहब, आप चिंता मत करिए। इस गांव की सीमा में प्रवेश करते ही मुझे उस चुड़ैल के बारे में सब पता चल गया था। आप उसे जल्दी से जल्दी कैद कर लीजिए ताकि मैं अपनी बेटी की शादी कर सकूं। जब वो चुड़ैल एक इंसान थी, तब ठीक उसकी शादी करने वाले दिन ही उसकी और उसके होने वाले पति की एक दुर्घटना में मौत हो गई थी। उसका होने वाला पति आज भी भूत बनकर जंगल में भटकता है। इसलिए जब तक चुड़ैल की शादी नहीं हो जाएगी, वो किसी और की भी शादी नहीं होने देगी। ये आप क्या कह रहे हैं? अगर वो भूत भी हमारे गांव में आ गया तब हमारा क्या होगा? ये आदमी बीच में बहुत बोलता है, इसे बाहर निकालो। उसके बाद तांत्रिक बताते हैं कि अगर उस भूत के साथ चुड़ैल की शादी करा दी जाए तो वो चुड़ैल हमेशा हमेशा के लिए उस गांव को छोड़कर चली जाएगी। जमींदार साहब, आप अपनी बेटी की शादी की तैयारी शुरू कर दीजिए। मैं कुछ गांव वालों को अपने साथ लेकर उस भूत को ढूंढने जंगल की ओर जाता हूँ। इस तरह जमींदार निश्चित होकर अपनी बेटी की शादी करवाने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ चुड़ैल आ जाती है। मैंने तुम गांव वालों को समझाया था ना कि इस गांव में कभी कोई शादी नहीं करेगा। लगता है तुम लोग मुझे हल्के में ले रहे हो। चुड़ैल जमींदार की बेटी को उठा लेती है। अब देखती हूँ बिना दुल्हन के तुम लोग शादी कैसे करोगे। मैं इसे अपने साथ ले जा रही हूँ। छोड़ मुझे, पिताजी, मुझे बचाइए। अरे कोई मेरी बेटी को बचाओ। तभी तांत्रिक
उस भूत को लेकर वहां पहुंचता है। अरे भाग्यवान, रुको, इन मासूमों को परेशान मत करो, मैं आ गया हूँ, अब तुम मेरे साथ चलो। चुड़ैल बहुत खुश हो जाती है। आप आ गए, चलिए अब हम मंदिर में चलकर शादी कर लेते हैं। अरे 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 अरे, ये क्या कह रही हो? मंदिर में जाके दोबारा मरना है क्या? चलो, आज से हम जंगल में रहेंगे। चुड़ैल चली गई, अब मेरी शादी हो जाएगी। इस तरह सभी गांव वाले खुशी से झूमने लगते हैं। सास का पान बनारस वाला। सास को था दिन भर बनारसी पान खाने का क्रेज और बहू को करना था हर काम बहुत तेज। पान खाते हुए ठीक से बोल नहीं पाती थी सास और पान थूक भी नहीं सकती थी क्योंकि पान था बनारसी और बहू सुनती कुछ थी करती कुछ थी। ऐसे में सास को कभी आ जाता था गुस्सा तो कभी हंसी। बहू, खाना बना दो। क्या? गाना बना दो? जी, अभी बना कर लाई। अरे खाना, एक काम कर, दूध सपा ले। कौन सा? धूम मचा ली? अरे दूध सपा ले, दूध सपा ले, दूध। वही तो, धूम मचा ले, धूम मचा ले, धूम। अभी गाती हूँ सासू माँ। धूम मचा ले, धूम मचा ले, धूम धूम। सास परेशान होकर अपना सर पकड़ लेती है और बहू की हरकत देखकर वो बहू से कुछ नहीं कहती है। एक दिन घर में आते हैं एक मेहमान। सास उस वक्त भी चबा रही होती है अपना पान। और बताया कैसे हैं? क्या कह रही हैं आप? अरे पूछ रही हैं पैसे हैं? अरे नहीं, कैसे हैं आप? पैसे हैं साहब। अरे कैसे हैं आप बोल रही हूँ, कैसे हैं आप कह दीजिए। अरे पैसे हैं साहब बोल रही हूँ, पैसे हैं साहब दे दीजिए। अरे पैसे क्यों मांग रही हैं? हमने कोई उधार लिया है क्या आपसे? अरे नहीं तो, वही तो बोल रही है। वही तो, आपने पैसे लिए ही होंगे उनसे। अरे यार, पान थूक दीजिए ना, फिर बोल लीजिए। फूकूंगी, रुको छोड़ो। क्या? ठीक से बोलिए ना। फूकूंगी, रुको छोड़ो। कह रही हैं ठोक दूंगी, रुको थोड़ा। अरे हम मेहमान हैं आपके यहाँ, नाश्ता पानी की बात करने की जगह मारपीट की बात कर रही हैं आप। अरे नाश्ता तो कर लो। है क्या? बोल रही हैं रास्ता पकड़ लो। गजब बेइज्जती है यार, दोनों सास बहू मिलकर डरा धमका रही हैं। अरे रुको सही, आंसू करके आई, पान निकालूंगी, रुको। क्या क्या कहना चाहती हो? अरे रुको भी, आंसू करके आई, पान निकालूंगी, रुको। बस इतना कहकर सास चली जाती है थूकने पान, लेकिन बहू से सास की बात का मतलब पूछ लेते हैं मेहमान। अब ये क्या बोल कर गई हैं? सुना नहीं? बोल रही थी रुको अभी, चाकू धार के लाई, जान निकाल लूंगी, रुको। बस बहू की बात सुन के भाग जाते हैं गेस्ट और सास का पान थूकना भी चला जाता है वेस्ट। अरे मेहमान किधर गए? भाग गए। आपने कहा था ना चाकू जान निकाल लेंगी। अरे बोला था आथू, चाकू नहीं, और पान निकालूंगी, जान नहीं। अरे तू मेरी गजल का रीमिक्स बनाएगी तो लोग कुछ का कुछ तो समझेंगे ही। अरे क्यों बोलती है बीच में? आपकी बात किसी को समझ में नहीं आती इसलिए। अरे तो पान रहता है ना जुबान पे। अरे खाई के पान बनारस वाला, लग जाता है आपकी जुबान पर ताला। माँ जी 1000 बार समझाया है, पान खाते वक्त चुप रहा करिए, बात का बतंगड़ बन जाता है। अरे पान पहले मेहमान बाद में।
अरे इतना रसीला पान कैसे थूक दूं, वो भी मेहमान के लिए। किसी दिन ना ये पान के चक्कर में बड़ी मुसीबत में फंस जाओगी आप। लेकिन सास ने नहीं मानी बहू की बात और पकड़े रखा बनारसी पान का साथ। घर में घटती रहती एक जैसी घटना, सास बोलती दिल्ली पर बहू सुनती पटना। एक बार मोहल्ले में बन रही थी पक्की सड़क, जिसके उद्घाटन में आने वाले थे विधायक। सास और बहू भी वहां पहुंची, सोचा नजारा होगा देखने लायक। भीड़ में सास थी सबसे बुजुर्ग, संचालक ने बुला लिया उसको स्टेज पर आशीर्वाद के लिए, और विधायक जी थे मुख्य अतिथि, तो उनका भाषण रखा बाद के लिए। माँ जी, मोहल्ले में सबसे बुजुर्ग हैं आप, स्टेज पर आइए और नई सड़क के निर्माण के लिए आशीर्वाद रूपी 2 शब्द कहिए। जुबान पे रख के बनारसी पान सास मंच की तरफ बढ़ गई, और पान खाती सास की बात को कोई नहीं समझेगा, ये सोच के बहू भी मंच पर चढ़ गई। नमस्कार मोहल्ले वालों। नमस्कार मोहल्ले वालों। मोहल्ले मोहल्ले वालों। मोहल्ले वालों, ठीक है समझी। मैं बहुत खुश हूँ कि जो रोड बन रही है। मैं बेवकूफ हूँ जो रोड बन रही है। बेवकूफ नहीं, बहुत खुश, बहुत खुश। ओ, बेवकूफ नहीं, बहुत बेवकूफ। आम आदमी का विकास होगा। आम आदमी का विनाश होगा। विनाश नहीं, विकास, विकास। विनाश नहीं, विकास होगा। सॉरी सासू माँ। विधायक जी बहुत ही बढ़िया आदमी है। विधायक जी नॉटी बढ़िया आदमी है। अरे सासू माँ, ये क्या बोल रही हो? पहले तो सास बहू की बात सबको हंसाती है, पर बात तब बिगड़ती है जब विधायक जी पर आती है। ये क्या बोल रही हैं दोनों मेरे बारे में? विधायक जी कभी मोहल्ले की सुंदर कांड करवाते हैं। विधायक जी कभी मोहल्ले के अंदर कांड करवाते हैं। अरे नहीं बहू, ठीक से सुन। सॉरी माँ जी। विधायक जी बहुत विकास करते हैं। विधायक जी बहुत बकवास करते हैं। अरे यार बहू, मेरा मतलब विधायक जी सबके अच्छे के बारे में सोचते हैं। विधायक जी सबके कच्चे के बारे में सोचते हैं। माँ जी, ये क्या बोल रही हैं आप? अरे ये क्या घनघोर बेइज्जती है मेरी, कोई रोको इनको। नेताजी का गुस्सा देखकर सास हो जाती है परेशान, बहू को डांटने के लिए स्टेज पर ही थूक देती है पान की पिचकारी की धार में होता है उछाल, सामने बैठे नेता का कुर्ता हो जाता है छींटों से लाल। विधायक जी मुझे माफ करो, अब मैं पान नहीं खाऊंगी। सासू माँ मुझे भी माफ करो, अब मैं आपकी बात में टांग नहीं अड़ाऊंगी। अरे आप दोनों मुझे माफ करो, आपका मोहल्ला मुझे माफ करे, भगवान मुझे माफ करे जो मुझसे यहाँ आने का पाप हुआ। भीड़ जोर जोर से ठहाके मारती है, सास अपनी बहू पे गुस्सा उतारती है, नेताजी हो जाते हैं उड़नछू, माँ जी हमेशा के लिए कर देती है पान को अथू। साली आधी घरवाली। सिमरन की छोटी बहन विभा माँ के होते हुए भी सिमरन के ही पीछे लगी रहती थी। सिमरन आ गई हो तो इसे खाना खिला दो। बोल रही है तुम जब तक नहीं खाओगी ये भी नहीं खाएगी। क्या है विभा, तुम खा लिया करो ना, मुझे ऑफिस से आने में देर हो जाती है। और कोई छोटी बच्ची तो हो नहीं तुम जो खाना भी नहीं खाती हो कि दीदी आएगी तो ही खाऊंगी। हाँ, छोटी बच्ची ही समझ लो। और एक बात, जब आपको पता है कि मैं आपके बिना नहीं खाती हूँ तो रोज रोज क्यों बोलती हो? अरे क्या है ये, दोनों बहनें कम माँ बेटी ज्यादा लगती हो। अरे दीदी की शादी हो जाएगी तब क्या करेगी बोल? जब होगी तब की तब देखेंगे। मैं तो दीदी के साथ ही रहूंगी हमेशा। दोनों की शादी ऐसे घर में कर देंगे जहाँ 2 भाई हो। खैर, मामला आया गया हो जाता है। एक दिन सिमरन के पापा जब घर आते हैं, तुम लोगों के लिए अच्छी खबर है। वर्मा जी है ना मेरे दोस्त,
उन्होंने सिमरन बेटी के लिए रिश्ता बताया है। बहुत अच्छा लड़का है, सिमरन को भी पसंद कर लिया है और कल वो लोग आ रहे हैं सिमरन को देखने अपने घर। सिद्धांत अपने माता पिता के साथ सिमरन को देखने आता है। उसे सिमरन अच्छी लगती है और शादी तय हो जाती है। सिद्धांत की माँ कहती है, अब तो हम लोग ले जाएंगे जल्द ही अपनी सिमरन को यहाँ से। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, आपकी ही है अब तो हमारी बेटी। दूर खड़ी विभा सब सुन रही होती है। अब तो दीदी की शादी हो जाएगी, फिर तो वो चली जाएंगी। दीदी के बिना मैं कैसे रहूंगी? कुछ ना कुछ तो करना ही होगा जिससे दीदी की शादी ही ना हो। सभी के जाने के बाद क्या शादी के बाद दीदी हम लोगों के साथ नहीं रहेंगी? अरे नहीं तो फिर क्यों रहेगी, शादी हो जाएगी तो अपने घर चली जाएगी ना। तो मैं भी जाऊंगी उनके साथ, मेरा भी सामान पैक कर देना। अरे कैसे बात कर रही हो विभा, दीदी के ससुराल छोटी बहन नहीं जाती। हाँ, कभी कभी जाकर मिलाना और रोज फोन पर भी बात कर लेना, ठीक है? नहीं पापा, आप तो जानते हैं मैं दीदी के बिना खाना भी नहीं खाती, ना ही मुझे उनके बिना नींद आती है। सिमरन बहन की बात सुनकर इमोशनल हो जाती है। अगले दिन से विभा खाना खाना छोड़ देती है। लोगों के लाख समझाने के बाद भी विभा ना खाती है ना ही सोती है। अंत में हार मानकर सिमरन सिद्धांत से मिलती है। सिद्धांत, मेरे मम्मी पापा ने बचपन से ही विभा और मुझे साथ रखा। वो मुझसे बहुत जुड़ी है। मुझे उसकी टेंशन रहेगी शादी के बाद, क्योंकि वो मेरे बिना नहीं रह सकती है। अरे ये तो छोटी सी बात है, वो हम लोगों के साथ हमारे घर में रह सकती है। जब उसकी अकल आ जाएगी या वो समझ जाएगी कि तुम्हारा घर वो नहीं बल्कि ये है, तो हम उसे घर छोड़ आएंगे, ठीक है? सिमरन खुश हो जाती है क्योंकि वो यही चाहती थी। वो माँ पिता से बात कर लेती है। अरे कैसी बात कर रही हो सिमरन, भला बेटी के ससुराल में हम छोटी बहन को कैसे भेज दे? जमाना क्या कहेगा? अरे तू पागल हो गया है, मना कर दे। इस शादी में इन लोगों का तो ये चलता ही रहेगा। कभी बहन यहाँ आ रही है, कभी वो बहन के पास जा रही है। अरे शादी हो रही है, कोई मजाक थोड़ी ना हो रहा है ना बाबा ना। माँ कैसी बात कर रही हो? सिमरन से मैं जुड़ाव महसूस कर रहा हूँ और इतनी सी बात के लिए इतनी अच्छी लड़की को कैसे छोड़ सकता हूँ? सिद्धांत की भी जिद होती है कि वो सिर्फ सिमरन से ही शादी करेगा, और होता भी वैसा ही है। सिद्धांत और सिमरन की शादी हो जाती है और दहेज में आ जाती है विभा। शादी के बाद बुआ सास कहती है, अरे माँ ना, साली आधी घर वाली होती है, लेकिन ये क्या, तुम तो उसे घर ही ले आए। तभी चाची कहती है, सिद्धांत को तो हम लोगों ने सीधा समझा था, लेकिन सबसे तेज तो यही निकला। अरे देखो कैसे दहेज तो नहीं लिया, लेकिन साली पर कब्जा कर लिया। सिद्धांत ने इस और तो सोचा ही नहीं था, लोग उन लोगों के बारे में ऐसी भी बात करेंगे। वो वहाँ से चला जाता है और चुपचाप अपने कमरे में लेट जाता है। क्या हुआ सिद्धांत, तुम अचानक से परेशान हो गए, कोई बात है क्या? अरे नहीं नहीं, वो थक गया था ना, शादी की सारी तैयारी और रस्मों के बीच, सोच रहा हूँ थोड़ा आराम कर लूं। हाँ ठीक है, आप लेट जाइए, मैं विभा का बेड लगा देती हूँ जमीन पर। क्या वो यहाँ सोएगी? हाँ, बताया तो था कि उसे नींद नहीं आती मेरे बिना, तो तुम आराम से लेटो ऊपर, हम लोग नीचे बिछा लेते हैं। अरे नहीं नहीं, तुम दोनों आराम से लेटो ऊपर, मैं माँ पापा के रूम में जा रहा हूँ। सिद्धांत वहाँ से दूसरे कमरे में चला जाता है, जहाँ सिद्धांत के पिता उससे कहते हैं, क्या बात है बेटा, तू उस कमरे में क्यों नहीं सो रहा? बहू से लड़ाई हो गई है क्या शादी के पहले दिन ही? अब नहीं पापा, वो दोनों बहनों को बात करनी थी और मुझे नींद आ रही है, तो मैं यहाँ सोने चला आया। अगले दिन सिद्धांत तैयार होकर ऑफिस जाता है। ऑफिस में लंच के वक्त दोस्त कहता है, क्या बात है सिद्धांत, इतना सारा खाना एक ही दिन में? हाँ यार, वो सिमरन को खाना बनाने का शौक है तो उसी ने बनाया है। यार हम लोगों की तो सिर्फ एक ही बीवी है, इसकी तो दो है ना। सिद्धांत को गुस्सा आ जाता है। कैसी बात कर रहा है तू? अरे तू तो भाग्यशाली है जो बीवी के साथ साथ साली भी आ गई। अरे साली लोगों की तो आधी घर वाली होती है, तुझे तो पूरी की पूरी मिल गई। सिद्धांत का पारा अब 7वें आसमान में पहुंच जाता है। वो खड़ा होकर उस लड़के से लड़ने लगता है। हाँ,
मेरी शादी में मेरी बीवी के साथ मेरी साली भी आई है, ये सच है, लेकिन सिर्फ कुछ समय के लिए, क्योंकि उसने सिमरन को बचपन से ही माँ की तरह देखा और यूं अचानक वो सिमरन से अलग नहीं रह सकती थी। इसलिए सोचो, अगर मेरी बीवी उसके लिए माँ का स्थान रखती है तो मेरा दर्जा क्या हुआ। तभी वहां बॉस आ जाता है। माफ करना सिद्धांत, यहाँ इस मेंटल लेवल के लोग हैं, जरूरी नहीं साली सिर्फ आधी घरवाली ही हो, कभी वो छोटी बहन तो कभी बेटी भी होती है। वेल डन सिद्धांत। सिद्धांत को अब ऑफिस में कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन आस पड़ोस का वो तो वही हाल रहता है। सिद्धांत ऑफिस से घर की ओर आ रहा होता है कि रास्ते में उसे अपनी कॉलोनी का दोस्त मिल जाता है। क्या बात है, चेहरे की चमक बता रही है, शादी से बड़ा खुश है तू, क्यों? हाँ यार, अच्छी लड़की और अच्छा परिवार मिलना कहाँ होता है जल्दी आजकल। यार हमें भी दिला देना ऐसा परिवार जहाँ एक के साथ एक फ्री की स्कीम चल रही हो। सिद्धांत को फिर गुस्सा आ जाता है। वो दोस्त को मारने के लिए हाथ उठाता ही है कि वहाँ विभा आ जाती है। अरे जीजू, रहने दीजिए ना, ये लोग नहीं समझेंगे कि इंसानियत क्या होती है। ये सच है कि दीदी से कैसे दूर रहना ये मुझे पता नहीं था। आपने मुझे दीदी के पास रहने का मौका देकर ये समझने का मौका दिया कि लड़की का असली घर उसका ससुराल होता है। मैं समझ चुकी हूँ, मैं जा रही हूँ जीजू, लेकिन मैं खुश हूँ कि आपने मुझे अपनी छोटी बहन समझा। सभी उन लोगों को देखकर ताली बजाने लगते हैं। विभा अपने घर चली जाती है और सिद्धांत खुशी खुशी सिमरन के साथ रहने लगता है। हाई हील्स, बेचारी रूपा, शॉर्ट हाइट तो थी ही, ऊपर से पति मिला वो भी 6 फुट का। क्या रूपा, शादी को 30 साल हो गए, लेकिन कभी तुम्हें ये हाई हील्स के बिना नहीं देखा। क्या करोगे देखकर बिना हिल्स के, छोटी हाइट है ना इसलिए ऐसा बोल रहे हो। मैंने कहा तुम्हें कहा कि तुम्हें भी तो मैंने घुटने के बल नहीं देखा। वो तो है, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारी हाई हील्स के कारण कभी मुझे ये फील ही नहीं हुआ कि तुम शॉर्ट हाइटेड हो। हाँ भाई, तभी तो जान जाए लेकिन हिल्स ना जाए। अच्छा, वो कल ना हमें बहू देखने चलना है बेटे के लिए, तो सारी तैयारियां कर लेना। और हाँ, देख लेना कि बहू की हाइट ठीक हो तभी हाँ करना। पता चला कि उस बेचारी को भी सारी जिंदगी हिल्स डालनी पड़ जाए। अरे बस भी करो, ऐसा भी नहीं है, उसके लिए तो मैं लंबी लड़की ही देखूंगी। बेटे के साथ माँ बाप दोनों लड़की देखने जाते हैं, लेकिन ये क्या, लड़की की हाइट भी काफी होती है। माँ, ये लड़की ठीक है, देखो हाइट भी बिल्कुल मेरे बराबर ही है ना। हाँ हाँ रूपा, रिश्ते को हाँ कर दे, ऐसा रिश्ता बार बार नहीं मिलता, हाँ कर दे। लेकिन न जाने क्यों एक परफेक्ट मैच भी रूपा को ठीक नहीं लग रहा था। अरे क्या सोच रही हैं रूपा जी, बहू से कुछ सवाल करना है तो पूछ लो। हाँ, वो बेटी, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी लंबाई थोड़ी ज्यादा है? वो तो भला हो मेरे लड़के का जो इतना लंबा है, वरना तो शादी होनी थोड़ी मुश्किल नहीं हो जाती। ओह नो, कैसी बात कर रही हैं आप? मुझे तो अब भी भगवान से शिकायत है कि मुझे थोड़ी हाइट और दे देता, क्योंकि मुझे लंबाई बहुत पसंद है। हैं? अच्छा, ओके। वैसे जब अब सबको रिश्ता पसंद ही है तो मुझे भी पसंद है। रूपा परिवार के साथ रिश्ता पक्का करके घर आ जाती है, लेकिन मन में काफी परेशान रहती है। अरे क्या हुआ रूपा, जब से बेटे के लिए बहू फाइनल की है परेशान सी लग रही हो, सब ठीक तो है ना? हाँ, बस यही सोच रही थी कि बेटा लंबा, पति लंबा और बहू भी। मुझे जीवन में कभी हिस्से छुटकारा मिलेगा ही नहीं क्या? अच्छा, तो ये परेशानी है। अरे तो क्या हो गया, जैसे हम लोगों के लेवल को हिस्से मेंटेन रखा है वैसे ही बहू के साथ भी रखना, क्या गलत है इसमें? हाँ, लेकिन मुझे लगा कि वो थोड़ी अपनी लंबाई को लेकर घमंड में रहती है। देखा कैसी पटर पटर जबान चला रही थी। क्यों? अरे छोड़ो ना, तुम्हें क्या करना है, उसे लंबाई पसंद होगी तो क्या रही है, तुमने पूछा भी तो ऐसा ही सवाल था ना। तभी वहां बेटा आ जाता है। क्या हुआ माँ पापा, क्या बात हो रही है? अरे तेरी होने वाली बीवी के बारे में बात चल रही है। कैसे बोल रही थी, मुझे तो लंबाई पसंद है। अरे इतनी तो लंबी है, और कितनी लंबाई पसंद है? और मुझे देखो, मैं कितनी शॉर्ट हाइटेड हूँ, लेकिन मैंने तो कभी भगवान से इसके लिए शिकायत नहीं की। अरे करोगी भी क्यों माँ, हर समय हाई हिल्स में आपने सब कुछ मेंटेन जो रखा हुआ है।
छोटी रूपा के बेटे की शादी लंबी सी नीलू से हो जाती है। शादी के बाद, अरे अरे नीलू बहू, जब तुझे देखने आए थे तब तो तू इतनी लंबी नहीं लग रही थी। ये शादी के बाद अचानक क्या हो गया? अरे सासू माँ, हिल्स पहनी है ना मैंने, आपको तो पता है मुझे लंबा लगना कितना अच्छा लगता है। रूपा बेचारी अब अपनी हाई हिल्स के साथ भी बहू की बराबरी नहीं कर पा रही थी। एक बार वो बहू के साथ बाजार जा रही थी कि पड़ोसन, हाय रे बेचारी रूपा की किस्मत, मुझे तो तरस आता है कभी कभी। अरे पहले पति लंबा था तो हिल्स ना उतरी, फिर बेटा, और अब तो बहू, वो तो माशाल्लाह। हाँ हाँ ठिंगनी कहीं की। रूपा और बहू पड़ोसियों की बात सुन लेते हैं। घर आकर, बहू तुम जब मेरे साथ जाती हो ना तब हिल्स मत पहना करो। मेरी हाइट कम है, ऊपर से तुम लंबी और उसके ऊपर से तुम्हारी हिल्स। अरे कैसी बात कर रही हैं माँ जी, मैं आपके लिए अपनी हिल्स क्यों उतारूं? ये मेरी चॉइस है, मुझे लंबा लगना पसंद है तो है। ये बोलकर बहू वहां से चली जाती है। लेकिन दोनों के बीच की बात सामने खड़ा रूपा का पति सुन रहा होता है। फिर अगले दिन, अरे मेरी सारी हिल्स कहाँ चली गई? मैंने सारी बाहर कर दी, आज से तुम हिल्स नहीं पहनोगी। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? हिल्स नहीं पहनूंगी तो क्या करूंगी? इस घर में गुजारा कैसे होगा मेरा? सब इतने लंबे लंबे। अरे ना बाबा ना, आप तो मेरी हिल्स मुझे वापस ला दो। देखो रूपा, घर में गुजारा तुम्हारी हिल्स के कारण नहीं, तुम्हारी सूझबूझ के कारण हो रहा है। अरे पर आज आप ये कैसी बात कर रहे हैं? तभी वहां बेटा आ जाता है। हाँ माँ, पापा ठीक तो कह रहे हैं। मेरी पढ़ाई लिखाई से लेकर घर बनाने की जिम्मेदारी जिस लेवल में आपने पूरी की है, शायद उस लेवल तक कोई भी हिल्स पहनकर भी नहीं पहुंच सकता। ये इंसान की फितरत है रूपा, उसे जिस चीज से शर्म आती है वो चीज उसका उतना ही पीछा नहीं छोड़ती। जब हमारी शादी हुई, भले लोगों ने कहा हो कि लंबे लड़के को छोटी लड़की मिली, लेकिन क्या कभी मैंने तुमसे कुछ कहा? नहीं नहीं जी, आपने तो कभी कुछ नहीं कहा। फिर तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट कौन है, मैं या लोग? वैसे ही अगर बहू को ऊंचा लगना पसंद है और वो तुम्हारे लिए अपना शौक नहीं छोड़ रही है, तो तुम क्यों किसी के लिए लंबा दिखने की कोशिश कर रही हो? जैसी भी हो, मेरी हो और मुझे बहुत पसंद हो। रूपा को समझ में आ जाता है कि उसकी हिल्स पहनने की जरूरत अब खत्म हो चुकी है। एक बार वो बहू के साथ बाजार जा रही थी, वो भी बिना हिल्स के। वही पड़ोसी, अरे ये बहू को तो देखो, एक तो इतनी लंबी, ऊपर से हिल्स। अरे ऊंट लग रही है ऊंट। उस दिन तो सास के साथ चलती ठीक लग रही थी, आज तो जिराफ लग रही है। घर आकर बहू कहती है, माँ जी ये क्या मजाक है, आपने आज हिल्स क्यों नहीं पहनी? मेरे साथ चला करे तो हिल्स पहना करे, मैं कुछ ज्यादा ही लंबी लगती हूँ। वो बहू, मैं जैसी हूँ ना वैसे ही लोगों के सामने रहना चाहती हूँ। छोटी हाइट की हूँ तो लंबी लगने की कोशिश भी मैं क्यों करूँ? मुझे तो छोटा लगना अच्छा लगता है। नई नई सास बनने जा रही लक्ष्मी को उसके रिश्तेदारों ने अच्छे से समझा दिया था। दीदी देखो, सास बनना आसान नहीं है। कहने को बहू आ जाती है, लेकिन सारे घर में हक ऐसे कर लेगी जैसे तुमने तो इतने साल से घर के लिए कुछ किया ही ना हो। और नहीं तो क्या, मेरी वाली ने तो घर का नक्शा ही चेंज करवा दिया था। कहती है खिड़की यहाँ नहीं वहाँ करो, दरवाजा इस दिशा से खोलो और न जाने क्या क्या। अरे बताओ, 20 साल से क्या मैं गलत खिड़की दरवाजे के साथ रह रही थी? तभी वहाँ बेटी आ जाती है। हाँ माँ, और पक्का भाभी आने के बाद तो मेरा हाल बुरा ही होना है। तुम हर बात पर मुझे इग्नोर करोगी। हे भगवान, इतना सब कुछ होता है बहू के आ जाने पर, मुझे तो पता ही नहीं था। अरे एक हमारा जमाना था। अरे हमारा जमाना तो भूल ही जाओ कि सास के हाथ में कमान होती थी और हम कठपुतली। जीवन भर कठपुतली ही रहना है, पहले सास की और अब बहू की। खैर, मुर्गे की अम्मा कब तक खैर मनाती। हो जाती है बेटी की शादी और घर आ जाती है प्यारी सी पल्लवी। माँ जी चाय लीजिए। सास जो कि पहले से डरी हुई थी, हाँ लाओ लाओ, लेकिन चाय पीते ही थू, अरे इसमें किरकिरा सा क्या है? चाय में चीनी तो है ही नहीं। माँ जी वो ये बता रहे थे कि आपको शुगर की बीमारी है, तो मैंने चीनी की जगह गुड़ का पाउडर डाला है, वो शुगर के लिए ठीक रहेगा। सास गुस्से से लाल हो जाती है। अरे नहीं नहीं,
मैंने जीवन भर चीनी की ही चाय पी है, तो मैं तो चीनी वाली ही चाय पीऊंगी। तुम आई और मैं नियम बदल दूं? ऐसी सास नहीं हूं मैं, समझी? पल्लवी को समझ में नहीं आता कि सास को हो क्या गया है। अरे माँ जी, हुआ क्या है? आप तो भड़क गई। तभी वहाँ ननद आ जाती है। तो आप काम ही ऐसा कर रही हैं ना भाभी? अरे भाई, मैंने क्या किया? शुगर के पेशेंट को चीनी नहीं पीनी चाहिए, तो मैंने चाय में चीनी नहीं डाली। इसमें मुझे तो नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया। भाभी, पहली बात ये कि जबान चलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों को भी बोलना आता है। बाकी आपका क्या मतलब है कि हम लोग माँ का ख्याल नहीं रखते हैं? आपको ही सारी साइंस की नॉलेज है। पल्लवी समझ जाती है कि इन लोगों के दिमाग में बहू को लेकर धारणा गलत ही है, इसलिए वो बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। थोड़े दिनों बाद जब पल्लवी ड्राइंग रूम के पर्दे बदल रही थी, पंछी पन्नू उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। वाह जी वाह, आजाद होना तो अच्छी बात है, लेकिन हम लोग भी गुलाम नहीं है। ये पर्दे किससे पूछकर बदले जा रहे हैं, जरा बताओगी? अरे सासू माँ, जब से आई हूँ सोच रही थी कि पर्दे ठीक नहीं है। पता है, पर्दे इतने हल्के हैं कि दिन में बाहर से पूरा घर दिखता है। लोग झांकते हुए रास्ते से निकलते हैं, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। अरे वाह जी वाह, 5 साल से तो ये पर्दा लगा है, तब तो लोगों ने झांका नहीं। आज तुम आई हो तो लोग घर में झांकने लग गए, क्यों? अरे भाभी, आपको ये तो नहीं लगता कि आप हीरोइन जैसी दिखती हो या इतनी सुंदर हो कि लोग आपको झांक झांक कर देखते रहे? मैं भी रहती हूँ इस घर में, लेकिन मजाल है। पल्लवी सर पर हाथ रख लेती है, पर्दे लगाकर पुराने पर्दों को हटा देती है और निकल जाती है। देखा माँ, इसे कहते हैं मनमर्जी। आपने मना किया, फिर भी भाभी ने पर्दे हटा ही दिए। ठीक है बेटा, शुक्र करना पर्दे ही हटाए हैं। अरे कहीं किसी दिन ये हमें ही ना हटा दे। ऐसे कैसे हटा देंगी? हम क्या पर्दे हैं? दिन बीतते हैं और एक दिन सास और ननद वॉक पर निकली होती है कि पड़ोसन, क्या बात है, आजकल तो आप लोगों की कोई खोज खबर ही नहीं है। तरस गए हम लोग तो। अरे नहीं नहीं, बस घर पर ही रहते हैं पहले जैसे। पहले भी तो इतनी ही खोज खबर थी ना। अरे नहीं नहीं, पहले की बात और थी। और बताओ बेटा, बॉयफ्रेंड से चक्कर चल रहा है कि खत्म हो गया? पहले तो पर्दे से दिख जाता था कैसे तुम सारा दिन टेलीफोन पर लगी रहती थी, कभी शर्माती कभी रोती। अब तो पर्दे भी मोटे लगा लिए तो कुछ ठीक से दिखाई भी नहीं देता। हाँ? अब नहीं, मतलब कोई ना, होता है इस उम्र में। और बताओ बहन जी, बेचारी बहू से तो पहले रोज तानेबाजी होती थी आपकी। रोज देखती थी कैसे उस पर आप दोनों मिलकर बरसा करती थी। अब ठीक है ना वो? चल बेटा, ये औरत तो पागल हो गई है। अरे पागल नहीं, आदत हो गई थी। जब मन उबा तो आपकी खिड़की से झांक लिया करती थी। अब कुछ दिखाई नहीं देता तो। सास और ननद घर आती है, जहाँ बहू पर्दों को बदलने के लिए खड़ी होती है। अरे ये क्या कर रही हो? आपने ही कहा था ना पर्दे बदल देना। अब उस दिन तो उतारे थे, सोचा धोकर लगाऊंगी, आज सूख गए हैं तो लगा देती हूँ। तभी ननद चिल्लाती है, अरे नहीं नहीं भाभी, ठीक है ये पर्दे रहने दो। वो पर्दे कम, सीसीटीवी ज्यादा थे पड़ोसियों के लिए। समझ में आ गया अब आपको? हाँ हाँ आ गया। अब जरा चाय तो बना कर ला दे। पल्लवी सास को चाय लाकर जैसे ही देती है, चाय पीकर सास झूमने लगती है और जमीन पर गिर जाती है। हाय रे भाभी, क्या मिलाकर पिला दिया माँ को, वो तो गिर ही गई। तभी बेटा डॉक्टर लेकर आता है। चेकअप के बाद डॉक्टर कहते हैं, ओ माय गॉड, इनका तो शुगर लेवल बहुत बढ़ गया है। क्या ये चीनी खाती है? हाँ डॉक्टर साहब, मैंने कई बार इनको चीनी की चाय और मीठा के लिए मना किया, लेकिन ये मानती ही नहीं। माँ को कुछ होगा तो नहीं ना? वो ठीक तो हो जाएंगी ना? अरे बहू की बात नहीं मानती तो क्या बेटी की भी नहीं मानती है ये? बेटा, आप नहीं रोकती अपनी माँ को चीनी की चाय और मीठा खाने से? बेटी क्या बोलती,
उसे वो दिन याद आ जाते हैं जब उसने भाभी को इस बात के लिए भला बुरा सुनाया था। डॉक्टर के जाने के बाद, भाभी मुझे माफ कर दो, लोगों के कहने में आकर हम लोगों ने आपसे बहुत बुरा व्यवहार किया, जबकि ससुराल वालों को ये समझना चाहिए कि घर बहू का भी होता है।